आज मैं आप लोगों के लिए एफसी भाषा यानी हिंदी भाषा की प्रथम इकाई का पहला चैप्टर लेकर आई हूँ और जिसका शीर्षक है मातृभूमि। मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई ये कविता है और ये मेरा पूरा अनुमान है कि आपको ये कविता पूरी तरह से समझ में आएगी। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के इतिहास और खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। इनके द्वारा लिखी गई भारत भारती कृति के स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत ही प्रभावशाली साबित हुई है और इसी कारण इनकी कृति से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। आइए हम आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के झांसी के चिर गांव में 3 अगस्त सन 1866 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री रामचरण जो एक अच्छे कवि थे और जाने माने व्यक्ति थे, अपने पिता से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी बाल्यावस्था से ही काव्य में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। इनकी माता का नाम कौशल्याबाई था। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक पढ़ाई गांव में ही शुरू हुई। तीसरे दर्जे तक इन्होंने गांव में ही अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद पढ़ने के लिए इन्होंने झांसी के मैकडोनल्ड हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया था। इनकी जयंती के दिन 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता मातृभूमि जो कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने देश और अपनी मातृभूमि से क्या आह्वान किया है। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। आगे लिखते हैं, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन हैं, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये जो मैथिली शरण गुप्त का काव्यांश मैं इस समय आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, इसमें मातृभूमि भारत भूमि की महिमा का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं किस प्रकार। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, कवि कहता है जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाले काल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही ये देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। आगे इस कविता में हम देखेंगे कि कवि क्या वर्णन करते हैं, किस तरह से उद्गार अपने प्रकट करते हुए आगे चलते हैं। कवि लिखता है कि फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, हे मातृभूमि ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। निर्मल तेरा नीर अमृत से उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवर हर लेता श्रम है। षट ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली, औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु व रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भव्य निवारिणी शांति कारिणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है।
जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे है भगवान कभी हम रहे न न्यारे। लौट लौट कर वहीं हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्म रूप बन जाएंगे। होकर भव बंधन मुक्त हम आत्म रूप बन जाएंगे। इस कविता में श्री मैथिली शरण गुप्त जन्मभूमि का गुणगान करते हुए अपनी जान तक न्यौछावर कर देने की बात करते हैं। आप कहते हैं कि मातृभूमि की हरियाली के लिए नीलाकाश यानी नीला आकाश एक सुंदर ओढ़नी की तरह से शोभित है। सूरज और चांद इसके मुकुट है और सागर इसकी करधनी है। यहाँ बहने वाली नदियां प्रेम का प्रवाह करती हैं। तारे और फूल इसके आभूषण हैं। पक्षियों का समूह स्तुति पाठक है और आदिशेष का सहस्त्र फन सिंहासन है। बादल पानी बरसाकर इसका अभिषेक करते हैं। जो आसमान में जो बादल आते हैं वो पानी बरसाते हैं और मातृभूमि या हमारी जन्मभूमि का अभिषेक करते हैं। कवि अपनी मातृभूमि के इस सुंदर रूप पर आत्मसमर्पण करते हुए कहते हैं कि हम सबको अपनी मातृभूमि पर आत्मसमर्पण करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि वास्तव में तू सगुण साकार मूर्ति है। यहाँ कवि तत्सम शब्दों के साथ भारतीय दर्शन को भी साथ में लेते हुए कहते हैं कि धरती माँ के समान है, वे जीवनदायिनी है और हमें उसकी गरिमा पर हमेशा गर्व करना चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मातृभूमि नामक कविता की, जो कि हमारी मातृभूमि को प्रेरित की गई है और मन के उद्गार कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले हम पंक्तियों में देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पढ़ के बताया कि नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्रयुग मुकुट मेखला रत्नाकर है। तो यहाँ पे कवि का क्या आशय है मैं आप लोगों को बताती हूँ। कवि कहता है कि नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। जो भारत की भूमि है वो किस तरह की है? भारत की भूमि हरी है, हरी भरी है। यहाँ के तट बहुत ही सुंदर हैं, अर्थात हरित वस्त्र पहने हुए हैं और बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि भारत माता ने हरे और नीले रंग के वस्त्रों का परिधान पहना हुआ है। अगली पंक्ति में हम देखते हैं, कवि लिखते हैं कि नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। आइए देखते हैं इन पंक्तियों का क्या सार हो सकता है। जब नदियां बहती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि प्रेम बह रहा हो। नदियां जैसे प्रेम का प्रवाह कर रही हैं और फूल तारे मंडल हैं, अर्थात फूल और जो आकाश में उड़ने वाले तारे हैं, आकाश में निकलने वाले या चमकने वाले तारे हैं, ऐसे लगते हैं मानो वो अपनी धरती का अभिषेक कर रहे हैं, अपनी धरती के आभूषणों की तरह से वो वहाँ पे सजे हुए हैं, सुशोभित कर रहे हैं। जो पक्षियों का समूह है, ऐसा लगता है कि जैसे बंदी जन की भूमिका में वो अपना कार्यकलाप कर रहे हों। बंदी जन का मतलब क्या होता है? बंदी जन का मतलब होता है जो राजाओं का यश गान करते हैं, उन्हें बंदी जन कहा जाता है। जैसे कि भारत माता के यश का वह गान कर रहे हों और उन्हें बंदी जन यहाँ पे कहा गया है। इसी तरह से आगे कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारत माता का सिंहासन शेषनाग के फन की तरह से है और शेषनाग जब वह अपना फन पूरा फैला लेता है और उसके फन फैलाने पे जो माता के धरती माता के सिंहासन का सौंदर्य और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ इस तरह का उल्लेख कविता की इन पंक्तियों में किया गया है। कविता की अगली पंक्तियों की यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। आइए देखते हैं कि इन पंक्तियों में कवि का क्या आशय है। कवि कहते हैं कि भारत माता के इस वेशभूषा पर मैं बलिहारी जाता हूँ, मैं बलिहारी जाता हूँ अपने तन मन धन से। आगे कहते हैं मैं न्यौछावर हूँ और हे मातृभूमि, हे मेरे भारत की भूमि, तू सचमुच ही शगुन मूर्ति है। तू वास्तव में एक शगुन मूर्ति है, उस ईश्वर की, उस परमात्मा की तू एक सच्ची मूरत है। कविता में आगे हम देखते हैं, परमहंस सम बाल्य काल में सब सुख पावे, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए।
आइए देखते हैं इसका सार क्या होगा। मैथिली शरण जी कहते हैं कि जिसकी धूल में हम लोट पोट कर बड़े हुए हैं और घुटनों के बल सरक सरक कर हम आगे बढ़े हैं और बढ़ते चले गए हैं, तो कहते हैं कि हमने अपने बचपन से ही घुटनों के बल सरक सरक कर हमने चलना सीखा है, खड़े होना सीखा है, दौड़ना सीखा है और परमहंस के समान हमने बाल्यकाल में सारे सुख प्राप्त किए हैं। कविता की अगली पंक्तियों की यदि हम चर्चा करते हैं तो कवि लिखता है कि फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, हे मातृभूमि ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। हमने तुझसे ही हर सुख प्राप्त किया है, हर तरह की संपन्नता हमें तुमसे ही मिली है। हम तेरा उपकार कभी भी उतार नहीं सकते हैं। हमारा शरीर तुझसे ही बना हुआ है, ये तो वास्तविकता है कि हमारा और आपका शरीर इसी मिट्टी से बना है और अंततः हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो कवि कहता है कि हमारा शरीर जो कि तुझसे ही बना है और एक ऐसा समय आएगा कि जब हमारा यह शरीर तेरी ही माटी में, तेरे ही गोद में विलीन हो जाएगा। आगे कविता में लिखते हैं, निर्मल तेरा नीर अमृत से उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। आइए देखते हैं इसके अर्थ क्या हो सकते हैं। हे मातृभूमि तेरा जल निर्मल है, मीठा है, शांत है, शुद्ध है। अर्थात जब भूमि को खोदा जाता है तो हम देखते हैं कि शुद्ध और साफ पानी निकलता है जो कि मनुष्य के पीने के योग्य आता है। पानी शुद्ध और अमृत के समान उत्तम हमें प्राप्त होता है। ये हमारी जो भूमि है वो हमें शुद्ध पानी देती है, लेकिन वो अशुद्ध हमारे हाथों में आकर हो जाता है। आगे देखते हैं कि और जो शीतल ठंडी और मंद मंद धीमी धीमी सुगंधित हवा चलती है, हमारा सारा श्रम वो हर लेती है, हमारी सारी थकान वो मिटा देती है। षट ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। आगे का भी कहता है कि जो कि 6 प्रकार की ऋतुएं जो कि हमें ईश्वर ने एक उपहार के स्वरूप दी हैं, उनकी चर्चा करते हुए कहता है कि वे बहुत ही अद्भुत क्रम में है, बहुत ही सुंदरता से उन्हें क्रम में लगाया गया है, एक के बाद एक उनकी कड़ी बनाई गई है। उनकी सुंदरता हम सबका मन मोह लेती है। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी मौसम बदलते हैं, मौसम तब्दील होते हैं, तो सर्दी के बाद गर्मी, बरसात, एक के बाद एक हमारा मन जो है वो आनंद से भर जाता है और हम एक आनंद की अनुभूति करते हैं। आगे कभी कहता है कि और जो तुम्हारी भूमि में, तुम्हारी धरती में हरी हरी घास बिछी हुई है, वह किसी मखमल से कम नहीं होती। ऐसा लगता है कि एक हरे रंग का जो पूरा मखमली कालीन जो है वो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की ज़मीन पे ईश्वर ने बिछा दी है, प्रकृति ने बिछा दी है। तो कवि कहता है कि एक कालीन की तरह से वह धरती पे हमें बिछी हुई नजर आती है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। आइए इसका अर्थ देखते हैं हम। और रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश है, वह ऐसा लगता है जैसे कि शुद्ध अमृत से तुझको रात भर चंद्रमा सींच रहा हो अपनी चांदनी से। और जो सूर्य है वह अंधकार का नाश करता है, दिन के समय वो उजाला प्रकट करता है और अंधकार का वो नाश करता चला जाता है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। हे मातृभूमि तेरी देह पर सुगंधित और सुंदर मन को मोह लेने वाले फूल खिलते हैं और तरह तरह के मजेदार स्वादिष्ट फल हम सबको ये मातृभूमि देती है। कविता में अगर हम आगे की पंक्तियों को देखते हैं तो कवि लिखता है कि औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली। तेरी धरा पर भांति भांति की औषधियां पाई जाती हैं और ज़मीन के अंदर जो खदान, जो कि खान जिसका की अर्थ होता है, जब आपने देखा होगा ज़मीन में खदानें खोद कर उसमें से कई तरह के रत्न और तरह तरह के कीमती पत्थर निकाले जाते हैं, तो कवि लिखता है कि ज़मीन के अंदर यानी भूमि के भीतर ये जो खान है, ये खदानों के रूप में कीमती रत्न लिए हमें प्राप्त होती हैं। जो आवश्यक होते हैं हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। हमारे लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उन सब को तू उपलब्ध कराती है हम सब के लिए, हमारे जीने के लिए,
हमारे जीवन के लिए जितनी भी उपयोगी वस्तुएं हैं, जितनी भी उपयोगी कहना चाहिए वातावरण है, सामान है, वो सभी हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि हमें उपलब्ध कराती है। हे मातृभूमि जननी तेरे अनेकों नाम हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी जन्मभूमि को, अपनी भारत भूमि को, हम चाहे किसी भी देश में रहते हों, हम अपनी मातृभूमि को अनेकों अनेक नामों से पुकारते हैं। और कविता के अंत में कुछ पंक्तियाँ मैं साथ में सम्मिलित करके आप लोगों को बताना चाहूँगी। कवि लिखते हैं कि क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है। जो हमारी भारत माता है वो क्षमा करने वाली है, वो बहुत बड़ा दिल रखती है, हम सबको वो अपनी गोद में, अपने आंचल में संभाल के रखती है। आगे लिखते हैं सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। हमारी जन्मभूमि, हमारी भारत भूमि वात्सल्यमयी है, ममता से भरी हुई है। हम सब का वो एक तरह से आश्रय स्थल है और हम सब का वो पूरी तरह से ख्याल रखने वाली एक ऐसी माँ है जिसका कि हम आजीवन उपकार उसका हम चुका नहीं सकते हैं। आगे लिखते हैं विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है। क्या करती है? आपके और हमारे जितने दुख हैं वो हमारी जन्मभूमि हर लेती है, दूर कर देती है। भय निवारणी शांति कारिणी सुख करती है। और हम सब के दिलों में जो कभी ना कभी कोई किसी कारण से, किसी अवस्था में जो डर बैठ जाता है, वो सब हमारी जन्मभूमि हमसे दूर करती है, हमें उन सब से सुरक्षित करती है। और अंत में लिखते हैं सुख करती है, यानी हमारे लिए जो दुखों का वो निवारण करती है, दुख को हर लेती है। और सुख यानी अच्छे पल, अच्छे जो कहना चाहिए हमारे लिए जो अच्छाइयाँ हैं, जो सुख संपन्नता है, वो हमें वो प्रदान करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। हे मातृभूमि हम सब तेरी संतान हैं और तू हमारी जननी है, तू हमारी जान है, तुझ में हमारे प्राण हैं। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे है भगवान कभी हम रहे न न्यारे। लौट लौट कर वहीं हृदय को शांत करेंगे, उससे मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। जब हमारा अंत समय आएगा, जब हम भी हमारे पूर्वजों की राह पे चल पड़ेंगे, उस समय भी हमें निडरता से खड़े रहना है अपनी जन्मभूमि में मिल जाने के लिए। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। होकर भव बंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि लेकर आई थी और मैंने पूरी तरह से प्रयास किया कि आप लोगों को ये कविता हर एक पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आए। मैं पूरी तरह से आपको बताने में सफल रहूं और किसी अगले अंक में मैं फिर आती हूं। तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।